हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनडी नर्सिंग कोचिंग। आप सभी का एनडी नर्सिंग कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास में हम प्रेशर अल्सर के बारे में देखने वाले हैं, जहां पे कई सारी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। तो प्रेशर अल्सर, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज डेकुबाइटिस अल्सर। ओके, डेकुबाइटस ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लेटना, ओके, या सुपाइन रहना। आज की क्लास का मोटिवेशन है कि सक्सेस वहां से नहीं आता जो जहां पे लोग बस बातें करते हैं। सक्सेस उनको मिलता है जो सक्सेस को ढूंढने के लिए व्यस्त रहते हैं। ओके, तो सक्सेस के लिए हम आज एक और कदम आगे जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं डेफिनेशन एंड टर्मिनोलॉजीज ऑफ प्रेशर अल्सर, इटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर्स। उसके बाद में हम पैथोफिजियोलॉजी की कैसे प्रेशर अल्सर होता है, उस प्रेशर अल्सर को मैनेज करने के लिए, नापने के लिए कौन सी स्केल यूज की जाती है। बेसिकली दो स्केल यूज की जाती है, तो उसमें ब्रैडन स्केल और नॉर्टन स्केल। नॉर्टन स्केल अभी यूज नहीं करते हैं, ब्रैडन स्केल प्रेफर करते हैं। कुछ कॉमन साइट्स जहां पे प्रेशर अल्सर हो सकता है, उसके बाद प्रेशर अल्सर की स्टेजिंग हम देखेंगे। देन प्रेशर अल्सर को असेसमेंट और डायग्नोसिस कैसे करते हैं, प्रिवेंशन कैसे करते हैं। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रिवेंशन कैसे किया जाए। ओके, देन मैनेजमेंट और उसकी ड्रेसिंग, कौन से प्रकार की ड्रेसिंग, कौन से स्टेज में कौन सी ड्रेसिंग करनी है, ये हम देखने वाले हैं। उस प्रेशर अल्सर के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज हम देखेंगे। स्टार्ट कर देते हैं। सो व्हाट इज प्रेशर अल्सर? नाम में ही दिया गया है कि प्रेशर, ये किसकी वजह से हो रहा है सर? प्रेशर की वजह से हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि मान लो ये एक हमारे बॉडी का बोनी प्रोमिनेंस है, ये बोन है, और इस बोन के ऊपर छोटी सी पतली सी लेयर है स्किन की। ओके, और ये पेशेंट जो है बेड के ऊपर लेटा हुआ है। अगर ये स्किन कंटिन्यूअसली, इसमें प्रेशर आएगा इस बोन से, क्योंकि नीचे तो बेड का गद्दा हो गया और ऊपर पेशेंट का प्रेशर है, तो ये जो स्किन है, इस यहां पे जो एरिया है वहां पे ब्लड सर्कुलेशन या कैपिलरी सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रॉपर होगा। और अगर कैपिलरी प्रेशर इनका सर्कुलेशन इम्प्रॉपर होगा तो यहां पे क्या बनेगा सर? नेक्रोसिस बनेगा। ओके, और यहां पे स्कार बन के प्रेशर अल्सर बन सकता है। तो बेसिकली प्रेशर अल्सर इज ए लोकलाइज्ड इंजुरी टू द स्किन एंड और अंडरलाइंग टिश्यू, यूजुअली ओवर ए बोनी प्रोमिनेंस। ये होना जरूरी है। ओके, बेसिकली ये बोनी प्रोमिनेंस पर ही होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे शियर और फ्रिक्शन बनता है। ओके, विच इज रिजल्ट ऑफ प्रेशर और प्रेशर इन कॉम्बिनेशन विथ शियर। क्योंकि ओनली प्रेशर से नहीं, ये अगर शियर भी लगे, प्रेशर के साथ शियर हो जाए, तो ये क्या कैपिलरी क्या हो जाएगी सर? रप्चर हो जाएगी, क्योंकि कैपिलरीज की साइज बहुत छोटी होती है। ओके, सो इसको एक और नाम से जाना जाता है जिसको बेड सोर कहते हैं, डेकुबाइटिस अल्सर भी कहते हैं, या फिर प्रेशर सोर भी कहते हैं। इसको हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर भी कह सकते हैं। अगर ये पेशेंट हॉस्पिटल में होते हुए अगर इसको प्रेशर अल्सर बनता है विच वॉज प्रीवियसली नॉट प्रेजेंट, तो इसको हम क्या कहेंगे? हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर। ये एक हमारे नर्सिंग क्वालिटी इंडिकेटर में ऐड हो जाता है। ओके, क्या है? हापू बोलते हैं इसको, हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट, क्या क्या कॉजेस है? तो कॉजेस बेसिकली मैकेनिकल कॉजेस है, और दूसरे है कुछ और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, जिसको हम सेकेंडरी कॉजेस भी बोल सकते हैं। तो मैकेनिज्म में सबसे पहले प्रेशर और कैपिलरी क्लोजिंग प्रेशर, इसको समझने के लिए ये इमेज देख लीजिए। ओके, तो सब हमारे जो ब्लड है, ओके, ये जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो आर्टरी के द्वारा, इस तरह से आर्टरी के द्वारा इस कैपिलरीज में एंटर करेगा। ओके, ये ब्लड हमारे कैपिलरीज में एंटर करेगा, और कैपिलरीज का जो प्रेशर है वो हमेशा ज्यादा होता है देन द वीनस कैपिलरीज प्रेशर। ओके, सो आर्टेरियल कैपिलरीज का प्रेशर होता है सर 30 से 40 mm ऑफ एचजी। जरूर नोट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। आर्टेरी की कैपिलरी का प्रेशर है 30 से 40 mm ऑफ एचजी, और वेनस कैपिलरीज का प्रेशर है 10 to 14 mm ऑफ एचजी।
अब मान लो ब्लड का फ्लो कहां से कहां होना चाहिए सर, आर्टरीज से लेकर ब्लड का फ्लो इन कैपिलरीज के होते हुए वेनस की तरफ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि प्रेशर जिधर कम है उधर ही पानी का बहाव ज्यादा बढ़ेगा। ओके, और मिड कैपिलरीज का प्रेशर होता है 25 mm ऑफ Hg, मतलब विनस प्रेशर से भी थोड़ा सा ज्यादा है। तो यहां पे क्या होना चाहिए सर, गैस एक्सचेंज और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज यहां पे होता है। अब मान लो अगर यहां पे प्रेशर आ गया, ओके, यहां पे प्रेशर आ गया और इन कैपिलरीज के ऊपर प्रेशर ज्यादा बढ़ गया। ओके, अगर प्रेशर यहां पे नॉर्मल प्रेशर 12 से 32 है, अगर ज्यादा प्रेशर हो गया, इफ द प्रेशर इज एक्सीड मोर देन 32 mm ऑफ Hg फॉर एन 2 hour, अगर 2 घंटे के लिए भी इतना प्रेशर बढ़ जाता है तो यहां पे इश्चेमिया स्टार्ट होगा। ओके, इश्चेमिया स्टार्ट हो जाएगा, और इश्चेमिया हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पे ऑक्सीजन रिच ब्लड नहीं मिलेगा, नेक्रोसिस होगा, और ये एक अल्सर कॉज कर सकता है। सो ये इस तरह से ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, मैकेनिकल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। और कौन सी दिक्कत हो सकती है, तो अगर पेशेंट का फ्रिक्शन हो रहा है, बेडशीट और पेशेंट के स्किन में फ्रिक्शन हो रहा है, दैट कैन आल्सो कॉज द रप्चर ऑफ द स्मॉल कैपिलरीज, बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज है, इनका रप्चर हो जाएगा। देन शियर, अगर पेशेंट की स्किन स्टिक टू द बेडशीट, ओके, अगर बेडशीट से चिपक जाए तो क्या बनेगा, वहां पे शियर बनेगा, घिसेगी स्किन, और अगर स्किन को रब बनेगा, शियर बनेगा, तो क्या हो जाएगा, अपर जो एपिडर्मिस है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और ब्रेक डाउन होने के बाद यहां पे जो स्मॉल कैपिलरीज है वो रप्चर हो जाएगी। देन रिस्क फैक्टर कौन से पेशेंट में हो सकता है, ओके, तो होने के लिए हम क्या चेक करते हैं, ब्रैडन स्केल को चेक करते हैं। ओके, तो रिस्क फैक्टर है कि जो पेशेंट पैरालिसिस है, या जिस पेशेंट में इमोबिलिटी है, कोमा में है, या किसी पेशेंट में ट्रैक्शन लगा हुआ है, कोई पेशेंट ऐसा जिसको इनकॉन्टिनेंस है, ओके, इनकॉन्टिनेंस मतलब ड्रिबलिंग ऑफ लॉस ऑफ कंट्रोल इन द यूरिन और फीसेस। ओके, अगर ऐसा है तो इससे क्या हो जाएगा सर, मॉइस्चर बनेगा, और मॉइस्चर मैसरेटेड स्किन डिसऑर्डर या डिसीज इसको बोल सकते हैं, मॉइस्चर मैसरेटेड स्किन डिसऑर्डर। ओके, तो इससे क्या होगा, मॉइस्चर से क्या रहेगा, स्किन वेट रहेगी, स्किन वेट रहने की वजह से वो जो अपर का एपिडर्मिस है वो एपिडर्मिस लॉस हो जाएगा। न्यूट्रिशनल स्टेटस, हमें सबको पता है कि हमारी बॉडी को बिल्ड करने के लिए, मसल को अच्छे से ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। जो कैपिलरीज हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में है, उनका जो स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एंडोथेलियम लेयर है, उस एंडोथेलियम को मेंटेन करने के लिए विटामिन सी की जरूरत है। ओके, अगर कोई पेशेंट में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, जिंक की डेफिशिएंसी है, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है, तो ऐसे पेशेंट में न्यूट्रिशनल डेफिसिट प्रेशर अल्सर बन सकता है। ओके, सो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूट्रिशनल डेफिसिट प्रेशर अल्सर। देन सेंसरी डेफिसिट, अगर कोई पेशेंट को पता ही नहीं चल रहा है कि कुछ चोट लग गई या कुछ बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर प्रेशर आ रहा है, ओके, ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं, जिस पेशेंट में पैरालिसिस है, जिस पेशेंट में डायबिटिक न्यूरोपैथी है, ओके, तो ऐसे पेशेंट में ये सेंसरी डेफिसिट प्रेशर अल्सर हो सकता है। देन एज वाले, एजेड पेशेंट जिसका एज जो है मोर देन 60 ईयर्स है, तो इनमें क्या होता है सर, जो सबक्यूटेनियस फैट है, सबक्यूटेनियस फैट जो है वो लॉस हो जाता है। ओके, और जब सबक्यूटेनियस फैट लॉस हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डायरेक्ट एक्सपोज करेगा इन कैपिलरीज को टुवर्ड द स्किन। ओके, और इससे ब्रेकडाउन का चांसेस ज्यादा बनेगा। ओके, अब हमने देख लिया इसके कॉजेस क्या है और कौन से पेशेंट में हो सकते हैं। अब हो सकते हैं इसको असेस कैसे करें सर, तो उसके लिए हमारे पास है ब्रैडन स्केल, विच इज मोस्टली वाइडली यूज स्केल टू प्रेडिक्ट द प्रेशर सोर रिस्क। यहां पे प्रेशर होने के बाद की नहीं, प्रेशर ना हो या हो सकता है उसको असेस करना है हमें। ओके, अगर प्रेशर हो जाए तो उसके लिए हमारे पास स्टेजिंग के लिए अलग अलग स्केल है। तो ये ब्रैडन स्केल को याद रखने के लिए, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसको याद करने के लिए हम याद रखेंगे सम मेंस आर मोस्टली नॉटी फेलोज। ओके, सम मेंस आर मोस्टली नॉटी फेलोज, मतलब एस मतलब सेंसरी परसेप्शन, 6 पैरामीटर्स होते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन तो यही है, कौन सी स्केल असेस करते हैं सर, प्रेशर रिस्क के
असेसमेंट के लिए ब्रैडन स्केल। कितने पैरामीटर है? 6 पैरामीटर है। ओके, उसके 6 पैरामीटर कौन से है? तो सम मेंस आर मोस्टली नॉटी फेलोज। तो एस मतलब सेंसरी, एम मतलब मॉइस्चर, अगर कुछ मॉइस्चर होने का रिस्क है, इनकॉन्टिनेंस है। एक्टिविटी, पेशेंट की एक्टिविटी पैरालाइज है या डायबिटिक न्यूरोपैथी है। मोबिलिटी, पेशेंट चल नहीं पाता है। न्यूट्रिशन स्टेटस, पेशेंट का प्रोटीन डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। देन फ्रिक्शन एंड शियर, कि पेशेंट का बेड शीट जो है वो रिंकल वाला है, पेशेंट का पोजीशन डिस्कंफर्टेबल है। तो ये सारी 6 चीजें हम इस ब्रैडन स्केल में असेस करते हैं। ओके, सो इसका स्कोरिंग के बारे में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो मैक्सिमम स्कोर पूछा जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम स्कोर कितना होता है सर? 23। अगर 23 स्कोर है तो पेशेंट को रिस्क नहीं है प्रेशर अल्सर होने की। अगर स्कोर 6 है मतलब ये मिनिमम स्कोर है 6, अगर 6 स्कोर है तो पेशेंट इज हाईएस्ट रिस्क, वेरी हाई रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर। अगर लेस देन 6 या 9, लेस देन 9 है तो वेरी हाई रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर होता है। ओके, अब एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि कौन सी लेवल पर आने के बाद हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड प्रेशर अल्सर कहेंगे। ओके, तो जब पेशेंट का स्कोर जो है लेस देन 16 था ऑन एडमिशन, 16 था या मोर देन 16 था ऑन एडमिशन। ओके, और एडमिशन के बाद पेशेंट का स्कोर जो है वो हो गया हमारा 10। ओके, तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हॉस्पिटल एक्वायर्ड, क्योंकि पेशेंट को ऑन एडमिशन 16 था, लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एडमिशन पेशेंट का स्कोर क्या हो गया सर? कम हो गया। इसका मतलब क्या? नर्सिंग केयर में गड़बड़ी आ चुकी है। ओके, तो ये एक क्वालिटी इंडिकेटर है फॉर द नर्सिंग केयर। दूसरा स्केल है हमारा नॉर्टन स्केल। नॉर्टन स्केल अभी ज्यादा यूज नहीं करते हैं, ये बहुत पुराना स्केल है जिसके अंदर 5 कंपोनेंट थे। अभी ब्रैडन स्केल में कितने कंपोनेंट है? 6 कंपोनेंट है। याद कैसे रखना है वो भी आपको बता दिया। अब नॉर्टन स्केल में 5 कंपोनेंट है। कौन से? एक तो फिजिकल कंडीशन, पेशेंट की फिजिकल कंडीशन कैसी है, पेशेंट ओबेज है, फ्रैक्चर है, पेशेंट का हाथ लिम्ब एब्सेंट है। मेंटल कंडीशन, पेशेंट का मेंटल स्टेटस कैसे है। एक्टिविटी, पेशेंट चल फिर पा रहा है या नहीं। मोबिलिटी, पेशेंट चलता है। देन इनकॉन्टिनेंस, अगर कुछ इनकॉन्टिनेंस का कंप्लेंट है तो ये है। तो यहां पे मैक्सिमम स्कोर होता है 20, मिनिमम स्कोर है 5। ओके, और अगर स्कोर लेस देन 14 है तो यहां पे रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर डेवलप होता है। ओके, तो दोनों भी स्केल के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, मिनिमम स्कोर, मैक्सिमम स्कोर, कंपोनेंट कितने हैं। ओके, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चन कि नॉर्मल कैपिलरी प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल कैपिलरीज का प्रेशर 12 से 32 होता है। ओके, 12 से 32। आर्टेरियल कैपिलरीज का प्रेशर कितना है? ज्यादा है सर, 35 से 40 तक। और विनस कैपिलरीज का प्रेशर कम है, 10 से 15 तक। ओके, तो ब्लड कहां से कहां फ्लो होगा? आर्टेरियोल से लेकर आर्टेरियल कैपिलरीज तक, देन कैपिलरीज, और फिर विनस कैपिलरीज की तरफ। ओके, सो हाई प्रेशर से लेकर लो प्रेशर तक हमारा ब्लड फ्लो होएगा। देन बेस्ट स्केल फॉर प्रेशर रिस्क असेसमेंट, बेस्ट स्केल कौन सी है? तो हमारे पास है ब्रैडन स्केल। दूसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? दूसरी स्केल कौन सी है? तो नॉर्टन की स्केल है। कौन सी है? नॉर्टन की स्केल। मैक्सिमम स्कोर कितना है ब्रैडन स्केल का? 23 है। मिनिमम कितना है सर? मिनिमम है 6। ओके, अगर लेस देन 14 या 16 स्कोर है तो वो रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर है। फोर्स दैट टीयर्स वेसल्स, कौन सा फोर्स वेसल को टीयर करता है या कैपिलरीज को टीयर करता है? दैट इज कॉल्ड एज शियर। शियर मतलब क्या? ये फ्रिक्शन होना। ओके, सो इस तरह से जो फ्रिक्शन जहां पे बनता है दैट इज कॉल्ड एज शियर, जो कि कैपिलरीज, जो छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज है उसको ब्रेक करता है। अब यहां से क्वेश्चन और बनेगा, इमेज बेस बन सकता है कि इस इमेज में आइडेंटिफाई करने हैं आपको 5 ऐसे प्रेशर साइट। इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो साइट इज डिपेंड ऑन द पेशेंट पोजीशन। ओके, कि पेशेंट कौन सी पोजीशन में लेटा हुआ है। अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, ओके, अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है
तो कौन से प्रेशर पॉइंट है? एक हो गया हील, ओके, सैक्रम, जो कि यहाँ पे 37% ऑफ चांसेस होते हैं प्रेशर अल्सर के, 37% मैक्सिमम चांसेस। क्वेश्चन बनेगा सर, मैक्सिमम चांसेस ऑफ प्रेशर अल्सर इन सुपाइन पोजीशन इज सैक्रम, देन एल्बो, स्कैपुला एंड बैक ऑफ द हेड। ओके, ये सारे सुपाइन पोजीशन में। अगर पेशेंट साइड लाइन पोजीशन में है, साइड लाइन में क्या मिलेगा? हमारा ईयर है, क्योंकि ईयर का जो पिन्ना है इसमें कार्टिलेज है जो कि प्रेशर पॉइंट है। एक्रोमियन प्रोसेस, देन रिब्स, देन इलियाक क्रेस्ट, देन मीडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल, टोज एंड मेलियोलस, ये सारे हैं साइड लाइन पोजीशन में। यू कैन जस्ट आइडेंटिफाई बाय पाल्पेटिंग योर बॉडी पार्ट ऑल्सो। ओके, आप खुद पाल्पेट करके देख लेना। प्रोन पोजीशन में क्या रहेगा? टोज, नीज, जेनाइटलियाज, मेल के जेनाइटलियाज, ओके, एंटीरियर सुपीरियर इलियाक स्पाइन, ब्रेस्ट फॉर वुमेन एंड ईयर एंड एक्रोमियन प्रोसेस, ये जो एक्रोमियन प्रोसेस है वो सारी, ये सारे सुपाइन प्रोन पोजीशन में। क्लियर? तो हमने पॉइंट्स देख लिए कौन से हैं। लैटरल पोजीशन में बता दिया, प्रोन पोजीशन में भी हो गया। अब एक स्टेजिंग सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड एज एनपीयूएपी स्टेजिंग सिस्टम। एनपीयूएपी क्या है? तो हमारा नेशनल प्रेशर अल्सर एडवाइजरी पैनल है। ओके, ये हमारे भारत का नेशनल प्रेशर अल्सर एडवाइजरी पैनल है। ये एडवाइज करते हैं, कुछ नए गाइडलाइंस लाते हैं, कुछ प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज या मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटेजीज देते हैं। ओके, तो उनके अनुसार प्रेशर अल्सर की बेसिकली 4 स्टेजेस होती है। ओके, 4 स्टेजेस है। पहली स्टेज है स्टेज 1, दैट इज नॉन ब्लांचेबल एरिथेमा। ओके, दूसरी स्टेज है स्टेज 2, पार्शियल थिकनेस लॉस। ओके, ये देखिए, ये है स्टेज 1 जिसमें एपिडर्मिस इंटैक्ट है, बस वहां पे रेडनेस आ चुका है। नॉन ब्लांचेबल का मतलब क्या है सर? कि जब हम हमारे हाथ पे कहीं पे भी अगर प्रेस करेंगे, ओके, तो क्या हो जाएगा? ये व्हाइट एरिया हो जाएगा और वापस थोड़ी देर के बाद पिंक बनेगा। बट यहां पे जब एक बार हम ये दबाते हैं तो ये व्हाइट बनता ही नहीं है सर। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वहां पे कैपिलरीज ब्रेक हो चुकी है। ओके, और जहां पे कैपिलरीज ब्रेक है वहां पे ब्लड का कलेक्शन हो जाता है। दैट इज व्हाई इट विल बी लुक लाइक रेडनेस। ओके, सो विच इज अ नॉन ब्लांचेबल एरिथेमा। स्टेज 2 में होता है प्रेशर पार्शियल थिकनेस लॉस। तो ये जो ऊपर का एपिडर्मिस है और थोड़ा सा डर्मिस, इसके अंदर जो है ब्रेक डाउन हो जाएगा। ओके, सो दैट इज स्टेज 2। स्टेज 3 में फुल थिकनेस लॉस। फुल थिकनेस मतलब क्या? किसका थिकनेस सर? स्किन का थिकनेस। तो एपिडर्मिस और डर्मिस लॉस हो गई और सबक्यूटेनियस टिश्यू हमें दिखने लगी है। ओके, दैट इज स्टेज 3। 4th स्टेज में फुल थिकनेस लॉस विथ बोन मसल विजिबल। ओके, अगर बोन और मसल विजिबल है देन इट इज अ स्टेज 4। दूसरा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात नोट कर लो, ये प्रैक्टिकल के लिए पॉसिबल है, आपके रोजमर्रा की क्लिनिकल ड्यूटीज में ये काम आएगा कि स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। अगर कोई पेशेंट को स्टेज 4 प्रेशर अल्सर है, ओके, स्टेज 4 प्रेशर अल्सर है और उस स्टेज 4 से हमने अच्छे से ड्रेसिंग किया, उसको अच्छे से मैनेज किया और उसका हीलिंग हो रहा है। ओके, तो जो पहले हमारा बोन वगैरह, बोन मसल्स दिख रही थी, इसीलिए हम उसको स्टेज 4 कह रहे थे, तो अब वो हील होके स्टेज 3 की तरफ आ गया। तो क्या हम इसको स्टेज 3 कहेंगे? नहीं, कभी भी ऐसे रिवर्स स्टेजिंग हमें नहीं करनी है। इसमें क्या करेंगे फिर? हम कहेंगे सर हीलिंग स्टेज 4। क्या कहेंगे? हीलिंग स्टेज 4। इस तरह से कभी भी रिवर्स ग्रेडिंग नहीं होती है, नेवर रिवर्स ग्रेड। ओके, रिवर्स ग्रेडिंग कभी भी नहीं करनी है। ओके, नेक्स्ट आता है एक और स्टेज, दैट इज अनस्टेजेबल, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि अंदर सारी दिक्कत हो रही है। मतलब ऊपर की जो स्किन है वो तो इंटैक्ट है, लेकिन अंदर से क्या बन गया सर? स्लफ बन गया और स्कार बन गया। नेक्स्ट आता है एक डीप टिश्यू इंजुरी। डीप टिश्यू इंजुरी जैसे कि हमारा ग्रेटर ट्रोकेंटर बहुत ज्यादा समय तक अगर उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा तो वहां पे डीप टिश्यू इंजुरी हो जाएगा, या बड़ी
वेसल है उसका नेक्रोसिस, उसकी ब्लॉक होने की वजह से नेक्रोसिस बन सकता है। एक एक करके स्टेज देखते हैं। स्टेज वन है हमारा नॉन ब्लांचेबल इरिदिमा। तो यहां पे आप देख सकते हो दिस इज नॉन ब्लांचेबल इरिदिमा। इसको आप अगर प्रेस करोगे तो प्रेस करने के बाद ये स्किन व्हाइट होगी ही नहीं, दैट इज नॉन ब्लांचिंग। ओके, हम अगर हमारी नॉर्मल स्किन पे ब्लांच करते हैं तो ये व्हाइट बनेगा, देख लीजिए व्हाइट बनेगा और वापस पिंक हो जाएगा, लेकिन जब मैं यहां पे प्रेस करूंगा तो ये व्हाइट नहीं बनेगा, नॉन ब्लांचेबल इरिदिमा। ये रेडनेस दिखेगा, appear as a redness that does not turn white or blanch. Sensation may be painful, वहां पे पेनफुल हो सकता है, फर्म, सॉफ्ट, वार्मर और कूलर पेशेंट को एरिया फील हो सकता है। सो इट्स अ वार्निंग साइन एंड इट इज अ रिवर्सिबल स्टेज। इसको रिवर्सिबल हो सकते हैं अगर इसका पोजीशन चेंज करें इसको। हाँ, यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी हम प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन करने के लिए क्या करते हैं? प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए ओके, तो हम बात कर रहे थे कि अगर पेशेंट को इरिदिमा है तो इरिदिमा में कभी भी पेशेंट की मसाज नहीं करनी है उस एरिया में। ओके, वाई? क्योंकि ये जो एरिया रेड हो चुका है, ये एरिया यहां से स्किन का ब्रेकडाउन होने का चांसेस ज्यादा है जब हम उसको मसाज करेंगे। ओके, तो प्रिवेंशन के लिए बिफोर द नॉन ब्लांचेबल इरिदिमा से हमें मसाज करनी है। नेक्स्ट है हमारा स्टेज 2 पार्शियल थिकनेस लॉस। हमने स्टेज 1 में क्या देखा कि जो एपिडर्मिस है वो इंटैक्ट है। स्टेज 2 में एपिडर्मिस का रप्चर हो चुका है। ओके, यहां पे एक पहले ब्लिस्टर प्रेजेंट था, वो ब्लिस्टर फूट गया है। ओके, सो लेयर लॉस एपिडर्मिस एंड और डर्मिस। ओके, दोनों हो सकते हैं, यहां पे एपिडर्मिस लॉस है। अपीयरेंस कैसे रहेगा? शैलो ओपन अल्सर विद रेड पिंक वुंड बेड। ओके, तो यहां पे एग्जाम में यही आपको वर्ड देखने को मिलेगा। कौन सा है? रेड पिंक वुंड बेड है, उसको कौन सा स्टेज हम देंगे? तो ये कौन सा है सर? स्टेज 2 है। रेड पिंक वुंड बेड ये स्टेज 2 है। यहां पे ब्लिस्टर प्रेजेंट हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है, या तो इसमें ब्लिस्टर रप्चर हो चुका है। जिसमें स्लफ जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, नो ब्रूजिंग। A nurse assess a patient and find a reddish area on the sacrum that does not blanch when the pressure is applied. The skin is intact. How should the nurse document this finding? तो क्या बोला है हमने? नॉन ब्लांचिंग इरिदेमा किस में आता है सर? हमारा स्टेज 1 प्रेशर अल्सर में आता है। स्टेज 2 में क्या आ रहा है? एपिडर्मिस या डर्मिस, एपिडर्मिस एंड और डर्मिस लॉस हो चुकी है, ब्लिस्टर प्रेजेंट है या एब्सेंट है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे स्टेज 2। तीसरा है हमारा फुल थिकनेस लॉस। फुल थिकनेस लॉस इनटू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। जो डैमेज है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक आ चुका है। तो ये देखिए यहां पे ये सबक्यूटेनियस पीला वाला जो लेयर है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू का है। तो ये जो डैमेज है वो सबक्यूटेनियस टिश्यू तक आ चुका है, लेकिन जो मसल और बोन है वो एक्सपोज अभी तक नहीं हुए हैं। अगर यहां पे मसल और बोन एक्सपोज हो जाएंगे तो ये स्टेज 4 में चला जाएगा। ओके, सो विजिबल सबक्यूटेनियस फैट मे बी विजिबल और मे नॉट बी विजिबल, बट हमारी मसल और बोन विजिबल नहीं होते हैं। ओके, सो इसमें क्या फीचर्स रहते हैं? दे मे हैव द स्लफ एंड अंडरमाइनिंग और टनेलिंग प्रेजेंट होगा। तो देख लीजिए कैसे टनेल बनाया है इसने। ओके, सो दिस इज ए ग्रेड 3 स्टेज 3 प्रेशर अल्सर। स्टेज 4 में है फुल थिकनेस टिश्यू लॉस इंक्लूडिंग बोन और मसल। देखिए मसल भी यहां पे लॉस हो चुकी है। मसल का जो लेयर था ये जो ब्राउनिश कलर का ये लॉस हो चुका है और बोन एक्सपोज हो चुका है। ओके, सो दिस इज एन स्टेज 4 प्रेशर अल्सर। ओके, जिसमें हाईएस्ट रिस्क ऑफ ऑस्टियोमाइलाइटिस रहता है। ओके, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर। अनस्टेजेबल जिसको हम प्रॉपरली स्टेजेबल नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो स्किन है वो स्किन तो इंटैक्ट है लेकिन अंदर खराबी है। ओके, तो फुल थिकनेस टिश्यू लॉस वेयर द बेस ऑफ द अल्सर इज कवर्ड बाय द स्लफ। ओके, तो देख लीजिए ये बेस जो है
वो स्लफ से कवर हो गया, लेकिन इसका जो इंजुरी है, वो डैमेज जो है वो पूरा बोन तक एक्सपोज हो चुका है, लेकिन उसका स्लफ बन गया, उसके ऊपर स्लफ बन गया। तो उस स्लफ को तो हमें हटाना नहीं है क्योंकि वो ग्रोइंग स्टेज में है। सो दैट इज एन अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर। ओके, सो इसमें स्कार या ब्राउन ब्लैक कलर की स्किन आपको मिलेगी। सो दिस इज एन अनस्टेजेबल। व्हाई अनस्टेजेबल? यू कैनॉट सी द डेप्थ ऑफ द स्लफ, डेप्थ ऑफ द टिश्यू। एक्सेप्शन इसमें होता है कि स्टेबल स्कार ऑन द हील, ओके, विच सर्व एज द बॉडीज नेचुरल कवर एंड शुड नॉट बी रिमूव्ड। ओके, हमारी हील में भी देख लेना, कभी कभी है ना ब्लैक कलर का दिख जाता है, ओके, उसको हमें निकालना नहीं है, विच इज एन नेचुरल, ये नेचुरली हमारा डिब्राइड हो जाएगा, नेचुरल डिब्राइडमेंट इसमें हो जाता है। नेक्स्ट आता है डीप टिश्यू इंजुरी। डीप टिश्यू इंजुरी का मतलब होता है कि पर्पल और मरून लोकलाइज एरिया डिस्कलर्ड इन द इंटैक्ट स्किन, ओके, विच और ब्लड फील्ड बिस्टर यहां पे मिलेगा आपको। तो देख लीजिए ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो गया, स्किन इंटैक्ट है, ओके, सो इसको क्या बोलेंगे सर? डीप टिश्यू इंजुरी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मस्कुलर लेयर में जो भी कैपिलरीज थी वो सारी ब्लॉक हो चुकी है, नेक्रोस हो चुकी है, और ब्लड सप्लाई टुवर्ड द अपर स्किन ये लॉस हो चुका है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे डीप टिश्यू इंजुरी होने का चांसेस है। इसका कॉज क्या है? इट इज डैमेज टू द अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू फ्रॉम द प्रेशर और शियर। और इसका टेक्सचर एरिया जो है, जो एरिया में ये डीप टिश्यू इंजुरी हुआ है वो पेनफुल रहेगा, फर्म रहेगा, मशी रहेगा, बॉगी और वार्मर और कूलर रहेगा। ओके, सो दिस इज, और इसमें इवोल्यूशन क्या करना है? मे बी रैपिडली एक्सपोज एडिशनल लेयर ऑफ द टिश्यू, ये ज्यादा फैल भी सकता है। एक क्वेश्चन था, a wound with a full thickness tissue loss where the bone, tendon or muscle is exposed is classified as। तो किसमें है बोन मसल एक्सपोज? हमारा स्टेज 4 में। स्टेज 3 में क्या है? सबक्यूटेनियस टिश्यू हमें दिख रहा है, टनेलिंग प्रेजेंट है, तो ये हमें स्टेज 3 में मिलता है। ओके, नाउ अब सब कुछ होने से पहले, ये सारी बातें होने से पहले हमें कुछ प्रिवेंशन करना चाहिए। तो क्योंकि हमेशा प्रिवेंशन बेटर होता है देन द क्योर, और प्रिवेंशन का जो खर्चा है वो हमेशा कम ही रहता है। खर्चा क्या इसमें? तो प्रेशर अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए द बेस्ट वे है कि 2 घंटे में पोजीशन बदलनी है, जिसमें कोई भी खर्चा नहीं आएगा, या फिर बैक केयर देनी है, उसमें भी खर्चा नहीं आएगा। ओके, सो द 2 बेस्ट थिंग इज द चेंजिंग ऑफ पोजीशन एवरी 2 आवर। जो किसी ने नहीं बताया होगा, ये भी एक और बात बता देता हूं कि यहां पे जब पेशेंट बेड पर है तो चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर्स, लेकिन जब पेशेंट व्हील चेयर पे है तब चेंज पोजीशन एवरी 1 आवर। दोनों चीजें अलग है। अगर पेशेंट बेड पर है तो चेंज पोजीशन एवरी 2 आवर, अगर पेशेंट व्हील चेयर पे है तो पेशेंट की पोजीशन हर 1 घंटे में बदलनी है, क्योंकि बेड पर जो प्रेशर का डिफरेंस है या डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग हो जाता है, व्हील चेयर में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन अलग हो जाता है। 30 डिग्री रूल भी एक और है, जिसमें हम क्या करना है? 30 डिग्री लैटरल टिल्ट करना है। पेशेंट को डायरेक्टली सुपाइन ना रख के 30 डिग्री लैटरल टिल्ट करेंगे तो सैक्रम के ऊपर प्रेशर कम आएगा और प्रेशर अल्सर होने का चांसेस कम रहेगा। देन फ्लोटिंग हील्स, हील्स के नीचे कुछ इस तरह से फ्लोटिंग बेड्स लगा दो ताकि हील जो है वो बेड को टच ना कर पड़े। स्किन केयर, द स्किन शुड बी ऑलवेज क्लीन एंड ड्राई, एंड यूज द बैरियर क्रीम फॉर इनकॉन्टिनेंस। ओके, इनकॉन्टिनेंस के लिए बैरियर क्रीम यूज कर सकते हैं। सपोर्ट सरफेसेस, कौन से सरफेसेस को सपोर्ट करना है? तो जो भी सारे बोनी प्रोमिनेंस है उनको सपोर्ट करना है। किसके द्वारा सपोर्ट करेंगे? एक तो हमारे पास एयर मैट्रेस या वाटर मैट्रेस है, दूसरा है अल्टरनेटिंग प्रेशर मैट्रेस जिसको एयर बेड भी बोलते हैं, जिसमें क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते रहता है एयर का, जिसकी वजह से प्रेशर जो है वो अलग अलग जगह पे चेंज हो जाता है। एंड अवॉइड डोनट शेप कुशन बिकॉज दे कैन कॉज विनस कंजेशन एंड इश्केमिया। लिनन हमेशा रिंकल फ्री रखने हैं ताकि जो शियर है वो ना हो पाए। रैपिड फायर क्वेश्चन,
ब्लिस्टर ऑन हील, ओके हील स्टेज कौन सा रहेगा, तो स्टेज 2 ब्लिस्टर रहेगा। एक्सपोज बोन स्टेज स्टेज 4 है। टर्निंग फ्रीक्वेंसी एवरी 2 आवर फॉर अ बेड रिडन, ओके फॉर पेशेंट ऑन बेड, जो पेशेंट बेड पर है वो 2 घंटे में, जो पेशेंट व्हील चेयर पे है उनको एवरी 1 आवरली, ओके एवरी 1 आवरली चेंज करना है। मसाज रेडनेस एरिया करना है क्या, जो फर्स्ट स्टेज 1 अल्सर में हमने बैक केयर देनी है क्या, उस एरिया में ओनली फॉर उस एरिया की बात कर रहा हूं जहां पे नॉन ब्लांचेबल एरिथेमा है, तो उस एरिया को हमें मसाज नहीं करनी है। वुंड असेसमेंट कैसी करेंगे, वुंड असेसमेंट उसको याद रखने के लिए मेजर्स याद रख लेना, ओके मेजर्स क्या है, एम फॉर मेजर द लेंथ और विड्थ एंड द डेप्थ ऑफ द वुंड, ई फॉर एक्सुडेट कि अमाउंट ऑफ एक्सुडेट और क्वालिटी कैसी है उसकी, जैसे कि पुरुलेंट है या सीरस है। अपीयरेंस कैसा है वुंड का, वुंड बेड रेड है, येलो है या ब्लैक है। सफरिंग पेन लेवल कितना है पेशेंट का। अंडर वार्मिंग जैसे अंडर माइनिंग जैसे कि टिश्यू डिस्ट्रक्शन या वुंड एजेस खराब हो रही है। री इवेल्युएट रेगुलरिटी, एज द एज कंडीशन ऑफ द सराउंडिंग टिश्यू कैसी है, ओके सो ये मेजर है हमारा वुंड असेसमेंट का। और फिर वुंड का कलर कोडिंग के हिसाब से हम इसको ग्रेड कर सकते हैं, जैसे कि अगर आर है तो वो ग्रैनुलेशन हेल्दी टिश्यूज है, ओके तो इसको क्या करना है, नर्सिंग का टारगेट रहना चाहिए कि उस हेल्दी टिश्यू को हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर येलो है तो ये इन्फेक्शन का साइन है, इसको हमें क्लीन करना है, रिमूव करना है स्लफ को। बी फॉर ब्लैक, स्कार है, नेक्रोटिक हो चुका है तो इसको हमें डिब्राइड करके निकाल देना चाहिए। डिब्राइडमेंट मेथड क्या क्या है, अगर डार्क हो गया, स्किन नेक्रोस हो गया, ओके तो इस कंडीशन में हमारे पास कुछ मेथड्स है। पहली मेथड है सर्जिकल या शार्प डिब्राइडमेंट। क्या करेंगे, एक स्काल्पेल के द्वारा या ब्लेड के द्वारा हम उस डिब्राइड टिश्यू को डायरेक्टली निकाल देंगे। सो दिस इज एन सर्जिकल और शार्प डिब्राइडमेंट मेथड। ये मैकेनिकल मेथड है, इसमें कोई भी बायोलॉजिकल चीज यूज नहीं की जाती है। दूसरा वेट टू ड्राई ड्रेसिंग। वेट टू ड्राई ड्रेसिंग में नॉन सिलेक्टिव और पेनफुल होती है। ऑटोलाइटिक, ऑटोलाइटिक में हम कुछ ऐसे एंजाइम डाल देंगे जो कि बैक्टीरिया उस वुंड एरिया में जो भी बैक्टीरिया रहेगा, जो नॉर्मल हो या एबनॉर्मल हो, पैथोलॉजिकल हो, नॉन पैथोलॉजिकल हो, वो सारा निकाल दे जाएगा, जिसमें हाइड्रोक्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड की ड्रेसिंग हम यूज कर सकते हैं। एंजाइमेटिक क्लींसर एजेंट यूज हम करेंगे, कोलेजन ऑइंटमेंट यूज करेंगे। बायोलॉजिकल, यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैगॉट थेरेपी आजकल यूज कर रहे हैं। मैगॉट क्या है, तो ये एक सफेद कलर के कीड़े होते हैं। ये सफेद कलर के कीड़े क्या करते हैं, सारे जो बैक्टीरियाज है उनको खाते हैं, ओके तो हमारा टारगेट क्या रहता है कि उस वुंडेड एरिया में ये सफेद कलर के मैगॉट्स को हम डाल देते हैं और उसको फिर वो मैगॉट क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया है उनको खा लेंगे, बाद में फिर हम उसको वॉश आउट करके निकाल देते हैं। ओके सो दिस इज मैगॉट थेरेपी फॉर एडवांस स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर में यूज करते हैं। चूजिंग द राइट ड्रेसिंग, यहां पे इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बन सकता है। अगर स्टेज 1 का अल्सर है तो यहां पे ट्रांसपेरेंट फिल्म टेगाडर्म ड्रेसिंग हमें यूज करनी है। स्टेज 2 है तो हाइड्रोकोलॉइड ड्रेसिंग जैसे डिओडर्म जो कि मॉइस्ट एनवायरनमेंट को मेंटेन करेगा। स्टेज 3 और स्टेज 4 में जहां पे हेवी एक्सुडेट्स है, ओके स्लफ बन रहा है, एक्सुडेट्स बन रहे हैं, तो वहां पे एलिग्नेट फोम्स जो कि डायपर्स में बनते हैं, ओके जो बेबी के डायपर्स है ना, देख लीजिए कितना सारा यूरिन सोक करके रखता है, क्यों, क्योंकि उसमें एलिग्नेट्स होता है। ये क्या करता है, जितना भी पानी आ रहा है उसको सोक करके एब्जॉर्ब करके रखता है। ओके सो ये एब्जॉर्ब ड्रेनेज जो ड्रेसिंग है वो हम स्टेज 3 और स्टेज 4 में यूज करेंगे। ड्राई और नेक्रोटिक एरिया अगर है तो हाइड्रोजेल हम यूज कर सकते हैं। इन्फेक्टेड एरिया है तो सिल्वर ड्रेसिंग, हम यहां पे सिल्वर नाइट्राइल की ड्रेसिंग हम यूज कर सकते हैं।
Which type of dressing is most appropriate for a pressure ulcer with a heavy purulent drainage? Purulent drainage के लिए हमारे पास क्या है सर? कैल्शियम अल्गिनेट है। कैल्शियम अल्गिनेट क्या करता है? सारा जो एक्सुडेट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अब इन सारी चीजें होने के लिए कुछ न्यूट्रिशनल कारण भी है, जैसे कि प्रोटीन फॉर बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग। ओके, प्रोटीन अगर कम है तो हाई प्रोटीन डाइट देंगे। अगर प्रोटीन हमारे कैलोरी के लिए यूज हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? कैलोरी भी ज्यादा देनी चाहिए। विटामिन सी देना चाहिए, क्योंकि जो एंडोथेलियम है ओके या कोलेजिन सिंथेसिस है उसके लिए जरूरी है। कैपिलरीज का जो परमिएबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए जिंक और विटामिन ए देना चाहिए इपिथेलियलाइजेशन, इपिथेलियल टिश्यू बनने के लिए, और फ्लूइड देना है। ओके, सो ये हो गया न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पेशेंट के लिए। अब ये सारी चीजें कम है या नहीं है उसको मॉनिटर कैसे करेंगे? तो सीरम अल्बुमिन चेक करना है, जिसका नॉर्मल लेवल 3.5 टू 5.0 ग्राम पर डेसीलीटर है। प्री अल्बुमिन जो कि मोर सेंसिटिव है, और हीमोग्लोबिन लेवल चेक करना है। क्लीनिंग सॉल्यूशन क्या क्या है हमारे पास? तो क्लीनिंग सॉल्यूशन में बेस्ट सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में आए कि बेस्ट सॉल्यूशन है हमारा 0.9% नॉर्मल सलाइन, क्योंकि ये आइसोटोनिक है, कोई भी साइटोटॉक्सिक नहीं है। ओके, यहां पे बीटाडिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी अदर क्लीनिंग एजेंट यूज ना करें। ओके, इट इज टू बी अवॉइड। सो व्हाई टू अवॉइड? बिकॉज दे आर साइटोटॉक्सिक। ये नॉर्मल बैक्टीरिया को भी किल कर देते हैं और जो पैथोलॉजिकल है उनको तो किल करते ही है। नेक्स्ट होता है एक वुंड इरिगेशन टेक्निक। अगर किसी में टनल बन गया या फिशुला बन गया है तो उसमें हम वुंड को इरिगेट करते हैं। सिंपल है, स्किन में सलाइन भर लो और इस तरह से उस सलाइन को एक 19 गॉज के एंजियो कैप के द्वारा इस सलाइन को हम इंसर्ट करना है, और जहां जितना भी वो डिब्राइडमेंट का स्लफ निकलेगा वो सारा स्लफ इस गॉज के द्वारा हम उसको हटा देंगे। ओके, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। कहां से कहां तक हटाना है? टॉप टू बॉटम और क्लीन टू ड्राई जाना है हमें। कुछ आते हैं नेगेटिव सक्शन प्रेशर ड्रेनेज। ओके, नेगेटिव सक्शन प्रेशर ड्रेनेज में हम क्या करते हैं? सक्शन अप्लाई करते हैं। यहां पे आपको क्वेश्चन जरूर बनेगा कि सक्शन का प्रेशर कितना रखना है। ओके, सो प्रेशर हमेशा एज पर डॉक्टर ऑर्डर हमें मेंटेन करना है। अगर ज्यादा सक्शन हम एडवाइस करें, ज्यादा सक्शन अगर देंगे तो जो बैक्टीरिया है वो अंदर की तरफ चला जा सकता है। ओके, सो रिमूव एक्सेसिव फ्लूइड और एक्सुडेट को निकालने के लिए यूज करते हैं। इसमें इडिमा भी कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो प्रमोट करेगा, इट स्टिमुलेट द ग्रेनुलेशन टिश्यू एंड इट कैन ड्रॉ वुंड एजेस टुगेदर। ओके, ये किसके लिए एडवाइस किया जाएगा? स्टेज 3 और स्टेज 2 के अंदर। ये इस तरह से एक प्रेशर वाला डिवाइस रहता है, इसका जो फोम का एक ड्रेसिंग होता है और साइड में ट्यूबिंग लगी है। बेस्ट क्लींसिंग सॉल्यूशन कौन सा है? तो कौन सा होगा? नॉर्मल सलाइन 0.9%। विटामिन सी किसके लिए देते हैं? कोलेजन फाइबर सिंथेसिस के लिए। विटामिन जिंक और विटामिन ए किसके लिए देते हैं? तो इपिथेलियम को ग्रो करने के लिए। रेड वुंड अगर है तो हमारा गोल क्या रहेगा? टू प्रिवेंट द प्रेशर अल्सर। अनस्टेजेबल फीचर्स क्या रहते हैं? अनस्टेजेबल जिसमें हमारा एक्सुडेट्स देखने को मिलेगा, स्लफ और स्कार कवरिंग का बेस मिलेगा। कॉम्प्लिकेशन, अगर इसको उस प्रेशर अल्सर को हमने प्रॉपरली मेंटेन नहीं किया, मैनेज नहीं किया, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? तो जो ऑलरेडी स्किन का एरिया लॉस हो चुका है वहां पे इंफेक्शन होगा, पेशेंट को सेलुलाइटिस हो सकता है लोकल एरिया में, और सेप्सिस हो सकता है सिस्टमेटिकली। ऑस्टियोमाइलाइटिस होगा अगर स्टेज 4 तक चला गया। साइनस ट्रैक या फिशुलाज बन सकते हैं। मैगॉट इन्फेस्टेशन हो सकता है अगर निग्लेक्टेड वुंड है तो। देन मार्जोलिन्स अल्सर हो सकता है। ये मार्जोलिन्स अल्सर के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। मार्जोलिन्स अल्सर क्या होते हैं? सो दिस इज ए फंगेटिंग सॉफ्ट टिश्यू मास दैट इंक्रीजेस इन द साइज एंड हैज अ फाउल स्मेल। ये वर्ड आपको क्वेश्चन में मिलेंगे एग्जाम में। ओके, फंगेटिंग सॉफ्ट टिश्यू मास हैज अ फाउल स्मेल
एडिशनली एक्सरे शोज दैट क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, जिसमें मैलिग्नेंसी ट्रांसफॉर्मेशन के चांसेस देखने को मिल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मार्जोलिन्स अल्सर। क्या बोलते हैं? मार्जोलिन्स अल्सर। ये मैलिग्नेंट का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, स्टेज 4 वाले ऑस्टियोमाइलाइटिस में है। ओके, फाउल स्मेलिंग है, फंगल के जैसा इसका स्मेल आएगा। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या हो सकते हैं? सिंपल है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमें स्किन की इंटीग्रिटी मेंटेन करना। अगर स्टेज 1 में है तो प्रिवेंटेबल है। ओके, सो स्टेज 1 में हमारा इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, स्टेज 3 और 4 है तो इंपेयर्ड टिश्यू इंटीग्रिटी। ओके, देन नेक्स्ट डायग्नोसिस है रिस्क ऑफ इंफेक्शन, एक्यूट पेन और इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, while planning care of a bedridden patient, the nurse knows that the best intervention to prevent pressure ulcer is, क्या रहेगा प्रेशर अल्सर प्रिवेंशन करने के लिए? तो दो चीजें मेंटेन करना बहुत जरूरी है। एवरी 2 आवरली पोजीशन चेंज करना है बेड रिडन वाले पेशेंट को, एवरी 1 आवरली पोजीशन चेंज करना है व्हील चेयर वाले पेशेंट को। दूसरा चीज हमें बैक केयर करनी है। बैक केयर में चार जो टेक्निक है, एप्लोराज, पेट्रिसाज, स्पाइनल फ्रिक्शन एंड टैपॉटमेंट। ओके, और नीडिंग भी है, आजकल नीडिंग भी बोलते हैं। तो ये टेक्निक हमें पता होनी चाहिए। कुछ गोल्डन पॉइंट, सबसे पहले अगर स्टेज 1 है जो कि नॉन ब्लांचेबल इरिथेमा होता है, उसको कभी भी मसाज नहीं करनी है। स्टेज 2 में ब्लिस्टर फॉर्मेशन होगा या ब्लिस्टर वहां पे निकल चुका होगा, एपिडर्मिस या डर्मिस लॉस हो चुकी होगी। स्टेज 3 में फैट विजिबल दिखेगा, बोन मास विजिबल 4th स्टेज में दिखेगा। प्रिवेंशन कैसे करते हैं? तो बेस्ट प्रिवेंशन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो 2 घंटे में बेड रिडन वाले पेशेंट की पोजीशन चेंज करनी है। ब्रैडन स्केल का यूज करना है जिसका मैक्सिमम स्कोर 23 है, अगर लेस देन 9 स्कोर है तो वेरी हाई रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर है। ब्रैडन स्केल के पॉइंट 6 पॉइंट होते हैं। ओके, पैरामीटर्स। क्लीनिंग के लिए नॉर्मल सलाइन 0.9% बेस्ट सॉल्यूशन है, नॉन साइटोटॉक्सिक है। बिटाडिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये नहीं यूज करना है क्योंकि ये सारे नॉर्मल टिश्यू को भी डैमेज करता है। डाइट हमें प्रोटीन रिच, विटामिन सी, जिंक और विटामिन ए देनी है। कभी भी मसाज नहीं करना है नॉन ब्लांचेबल या स्टेज 1 वाले प्रेशर अल्सर को। नेक्स्ट, पर्पल मरून इंटैक्ट स्किन अगर है तो वो स्टेज 1 वाला है, सॉरी डीप टिश्यू इंजुरी है। पर्पल मरून क्योंकि वहां पे जो डीप टिश्यूज है उसमें स्किन जो है उसका ब्लड सप्लाई लॉस हो चुका है। स्लफ या स्कार अगर है दैट इज अनस्टेजेबल प्रेशर अल्सर है। हील का स्कार वो नॉर्मल होता है, हील में हमारे ओके वो उसका नेचुरली डिब्राइडमेंट होते रहता है। बेस्ट ड्रेसिंग फॉर एक्सुडेट्स क्या रहेगा? बेस्ट ड्रेसिंग कैल्शियम एलिग्नेट। ओके, कैल्शियम एल्गिनेट जो है वो बेबी के डायपर में भी देखने को मिलेगा आपको, जो कि ज्यादा से ज्यादा क्या करता है, एक्सुडेट्स को एब्जॉर्ब करता है। एंड इरिगेशन का प्रेशर जो है वो हमें 35 ml की सिरिंज लेकर एक 19 गॉज का नीडल, उसमें फ्लेक्सिबल नीडल यूज करके इरिगेशन ड्रेसिंग कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द प्रेशर अल्सर। बाकी नॉर्मल चीजें कि आपका बैक केयर कैसे करना है वो तो हमारा अलग से क्लास रहेगा। ओके, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर क्लास को लाइक करना है। अभी तक अगर किसी ने नोट्स अभी परचेस नहीं किया है, आने वाली सीआरई एग्जाम के लिए नोट्स टेस्ट बिल्कुल रेडी है आपके लिए, क्योंकि पढ़ाई ऐसे करनी है कि हमारा टारगेट जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली हिट हो जाए। ओके, जैसे अर्जुन ने बस सिर्फ जो मछली का आंख था उसके ऊपर टारगेट किया था, तो हमारा भी टारगेट बिल्कुल फोकस गोल बिल्कुल तय है कि मछली का जो आंख है हमारी सीआरई 2025 जो है वो हमें क्लियर करनी है। ओके, तो सभी से निवेदन रहेगा टेस्ट सीरीज और नोट्स को ज्वाइन जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।